बच्चों, सुप्रभात। आज 6 जुलाई है। आज हम भारत के एक सच्चे देशभक्त, शिक्षाविद, संसदविद और एक मानवतावादी चिंतक, जिन्हें संसद केसरी भी कहा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को होता है। इनके पिताजी का बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध सर आशुतोष मुखर्जी के ये पुत्र। इनके पिताजी खुद एक शिक्षाविद थे और वीसी भी रहे हैं। इनके बारे में यदि मैं शिक्षा दीक्षा देखते हैं तो 1919 में इन्होंने इंटर किया है, 1921 में बीए ऑनर्स किया है। फिर इनका मन था कि मैं बार काउंसिल में बैठूं। इन्होंने लॉ की डिग्री भी ली है। ये चाहते थे कि मुझे जो अंग्रेजी का जो है इंग्लिश बार, वहाँ पे मुझे बैठने का मौका मिले। तो वहाँ भी पढ़ने जाते हैं। उन्हें 1927 में लिंकस इन से इंग्लिश बार में आमंत्रण भी मिलता है। तो वह एक कानूनविद भी थे। इसके बाद अपन देखते हैं कि वो 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के सबसे युवा कुलपति बनते हैं। 33 वर्ष की उम्र में वो अपने 2 कार्यकाल पूर्ण करते हैं, 1934 से 1938। इस अवधि में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अच्छा काम किया। और जब दीक्षांत समारोह होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उस दीक्षांत समारोह को बांग्ला भाषा में संबोधित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, उस समय चूंकि अंग्रेजी भाषा का ही दौर था, पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्ला भाषा को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि जब 1935 का अधिनियम भारत में लागू होता है तो प्रांतों के आधार पर जो मंत्रिमंडल को कार्य करना था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को से एक अपील की गई कि आपको इस एरिया में मंत्रिमंडल में आना चाहिए। तो उन्होंने 1941 में डॉक्टर मुखर्जी ने फजलुल हक से कहा कि आप मुस्लिम लीग को छोड़िए, साथ में मिलकर अपन काम करते हैं। और कैबिनेट बना तो वो श्यामा हक कैबिनेट के नाम से प्रसिद्ध होता है। वह कैबिनेट इतना मिलकर कार्य करता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, तो जो अंतरिम सरकार है उसमें वो उद्योग आपूर्ति मंत्री बनते हैं। और अपन ने देखा कि जब वो फजलुल हक कैबिनेट में थे तब तो वो वित्त मंत्री बनते हैं, और इधर जब वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनते हैं। बच्चों, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि यदि इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया होता उस समय तो आज शिक्षा की स्थिति कुछ दूसरी होती। और यदि इन्हें उद्योग मंत्रालय दिया गया, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, तो मैंने देखा कि यदि इन्होंने उद्योग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। और चितरंजन का जो वर्क है वो सिंदरी उर्वरक निगम और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, इन 3 औद्योगिक क्षेत्रों में इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया और भारत को तत्कालीन समय में अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब ये इस मंत्रालय में रहते हैं, मंत्री पद पर रहते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण, पहले तो बच्चों मैं ये बताना चाहूंगी कि इन्हें महात्मा गांधी, सरदार पटेल के दोनों के प्रयास से इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। ये अच्छा कार्य करते हैं, परंतु वैचारिक मतभेद होने के कारण ये मंत्रालय से अपना पद छोड़ते हैं, त्याग पत्र देते हैं, कांग्रेस छोड़ते हैं। और उसके बाद ये जनसंघ की भी स्थापना करते हैं। और जनसंघ की स्थापना ये करते हैं 21 अक्टूबर 1951 को। और उसकी ये घोषणा करते हैं दिल्ली राघुमल आर्य कन्या विद्यालय से। और जब प्रथम आम चुनाव होते हैं तो उसमें
जनसंघ को मात्र 2 सीट मिलती हैं, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने क्या किया कि अन्य दलों की सहायता से ये विपक्ष में बैठते हैं और अपनी संसदीय दक्षता, तर्कपूर्णता से ये संसद केसरी की उपाधि ये प्राप्त करते हैं। अकाल जब पड़ा है, अकाल के समय इन्होंने इतनी धनराशि एकत्रित की, राहत सहायता समिति बनाई और जब इन्होंने कहा था कि हम जो संसद सदस्य हैं हमको 40 रुपये मिलता है, तो इस 40 रुपये में से यदि हम 10 रुपये भी बचत कर लें या अपनी ये 10 रुपये की धनराशि यदि हम गरीबों की सहायता के लिए लगाएं तो उनके भोजन, वस्त्र, आवास की हम अच्छी खासी व्यवस्था कर सकते हैं। विद्यार्थियों में बताना चाहूँगी कि संसद में जब बहस के दौरान नेहरू जी ने डॉक्टर मुखर्जी को कहा था, आई विल क्रश जनसंघ, मैं जनसंघ को कुचल दूंगा। उस पर डॉक्टर मुखर्जी ने बड़े बेबाक जवाब दिया था, इस तरह जैसे इतिहास में सिकंदर व पुरु के संवाद की बात होती है। उन्होंने कहा था, मैं कहता हूँ मैं आपकी उस कुचल डालने वाली मानसिकता को कुचल कर रख दूंगा। आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटेलिटी ऑफ योर्स। यही जनसंघ आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बनती है और जैसा कि उनका था कि 2 विधान नहीं चलेंगे, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, मतलब 2 झंडे जो हैं एक देश में नहीं चलेंगे। उनके द्वारा इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के वासियों को कहा कि मैं जम्मू कश्मीर का दौरा करूंगा, आपके पास आऊंगा, मुझे इसके लिए बलिदान भी देना पड़े तो मैं दूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य साथियों के साथ जम्मू कश्मीर की यात्रा करते हैं। कुछ परमिट लेने वाली कोई योजना थी कि परमिट ले करके प्रवेश करना था, बाद में ये कहा गया बिना परमिट लिए चले गए, ऐसा कुछ विवाद था और अंत में ऐसा कहा जाता है कि 23 जून 1953 को अरेस्ट कर लिया गया था उन्हें, एक जहाँ भी रखा गया था उसे जेल कह लीजिए, उसमें 52 वर्ष की आयु में 23 जून को उनका बलिदान दिवस रहता है और अपने जीवन के अंतिम 14 साल उन्होंने भारतीय राजनीति अपने जज्बे से, अपने विचारों से उसे सींचा है और आज हम सब भारतवासी उनके इस सपने को अपन देख पा रहे हैं कि 70 वर्ष बाद अगस्त 2019 में ये जो धारा 370 है और 35(1) इसको समाप्त कर दिया गया और आज भी ये एजेंडा है कि उनके सपनों का भारत बनेगा, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि हम उन्नति करेंगे, हम एक होंगे, हम एक ऐसे देश में रहेंगे जिसका भाग्य केवल बच्चों के हाथ में होगा। तो बच्चों, आज मैंने सोचा कि 6 जुलाई को संसद केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस रूप में याद करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सब भारतवासी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।